नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज फिर एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। जैसा हम पहले से बात करते आ रहे हैं आत्मावलोकन की, और उसमें हमने लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ईगो, यानी जब हमें ईगो का पता चले या ये कहें कि कई बार ईगो डेवलप हो जाती है, और ईगो का एक लिमिट में होना बहुत जरूरी है। अगर ईगो हद से ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, उसके हमेशा नकारात्मक परिणाम होते हैं। यानी अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग, या ये कहें मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ। जब ऐसी फीलिंग इंसान में आनी शुरू हो जाए, इट मीन्स उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अभी बात करते हैं, जैसे अगर हम समझना शुरू करें इस ईगो को, तो वास्तव में ईगो है क्या। भाई सेल्फ के बारे में विचार है, तो मुझे ना एक चीज याद आती है कि जो ईगो है या जो ये अहंकार है, इसकी कोई बॉडी तो है नहीं, यानी इसके पास शरीर तो है नहीं। जैसे हमारा मानव शरीर है, ऐसे ही इसके पास कोई शरीर नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, लेकिन ये उस बॉडी पे राज करता है। कैसे कर रहा है? जैसे हम देखते हैं ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या हो गया? हार्डवेयर हो गई हमारी बॉडी, और सॉफ्टवेयर जो अंदर है, यानी फंक्शनिंग जैसे चल रही है, वो उस हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। यानी हार्डवेयर कैसे काम करेगा? जैसे सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन देगा। अब जरूरत ये होती है, जैसे अभी मैं हूं, अभी मेरी बॉडी कैसे काम कर रही है? जो मेरे सॉफ्टवेयर द्वारा मुझे सिग्नल मिल रहे हैं, यानी बॉडी को सिग्नल मिल रहे हैं, चाहे वो फेस एक्सप्रेशन हो, चाहे वो मुंह से निकले हुए शब्द हो, चाहे वो हाथों का एक्सप्रेशन यानी बॉडी लैंग्वेज हो। मीन्स इन टोटल अगर समझें तो जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर का काम कर रही है, एक मशीन का काम कर रही है, और एक्चुअल काम जो करता है वो सॉफ्टवेयर करता है। तो ऐसे ही अगर सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी आ जाए, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज गड़बड़ हो रही है, या कोई उसमें, जैसे आपने वो देखा है डीवीडी या सीडी या कोई भी ऐसी चीज, जब उस पर स्क्रैच आती है, तो चाहे कितना भी नया सिस्टम हो आपका जिसपे आप चला रहे हैं, लेकिन वो वहां पे अटक अटक के चलती है। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई है। तो अगर मैं अहंकार को उस सॉफ्टवेयर से जोड़ूं, जैसे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हमारा सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा सोचने का तरीका, जो हमारा माइंड जैसे काम कर रहा है। तो जैसे हमारा माइंड काम करेगा, जिस तरीके से वो सोचेगा, उसी तरीके से वो चीजों को इंस्ट्रक्ट करेगा। किसे इंस्ट्रक्ट करेगा? जैसे आपने देखा हो, माइंड सिग्नल भेज रहा है ना। माइंड किसे सिग्नल भेज रहा है? बॉडी उसके अकॉर्डिंग चलती है। बॉडी कभी भी, मतलब ये हाथ अपने आप उठ के नहीं जाएगा, माइंड कहीं ना कहीं सिग्नल भेज रहा है। यानी अंदर के जो सॉफ्टवेयर हैं, या जो अंदर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, तब हमारी बॉडी बाहर से वो काम करती है। तो यहाँ समझने की जरूरत ये है कि इसके पास बॉडी ना होते हुए भी, यानी कोई एक शरीर ना होते हुए भी, ये उस शरीर पे राज कर रहा है। अब ये ना बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, यानी बॉडी किसी और की है और राज कोई और कर रहा है, यानी उसे गवर्न कोई और कर रहा है। अगर सॉफ्टवेयर सही है, यानी आपके जो विचार हैं वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तो आपकी बॉडी के हिसाब से वो मैच भी करेगा। प्लस क्या होगा कि आप जो भी काम करेंगे, यानी आपके कार्यों में या आपके व्यवहार में जो रिफ्लेक्ट होगा ना, वो वास्तव में बहुत अच्छा व्यवहार रिफ्लेक्ट होगा। आपने कभी देखा हो, जैसे कोई रूडली बिहेव कर रहा, तो कहते हैं ना भाई इसके अंदर बड़ी ईगो है। हो सकता है वो रूडली किसी बात पे उसे गुस्सा आ गया हो, कई बार हम उसे भी उसकी संज्ञा दे देते हैं, लेकिन वो वास्तव में उतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम, या जब किसी भी व्यक्ति के अंदर अहंकार का जन्म होता है, तो उसे खुद को नहीं पता चलता। वो क्या करता है, अगर आप बेसिकली उसे समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो वो गलत है, उसे खुद को पता है, लेकिन वो गलत होने के बावजूद भी ना क्या करेगा कि दूसरे पे अपने दोष डालना शुरू करता है। या ये कहें दूसरा बिल्कुल निर्दोष है, उसे पता है कि ये इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि उसे अपने आप को सबसे साबित करना है, अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाना है कि मैं तो गलत हूं ही नहीं, मैं तो सब अच्छा अच्छा करता हूं। तो जब ये जो कंडीशन आती है ना, तो वो अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों को भी दूसरे पर थोप देता है। और ये जो कंडीशन होती है, ये एक लिमिट के बाद जाके बड़ी भयंकर रूप ले लेती है, और इसके बहुत ही नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं। तो अब बात ये आती है कि चलो हमें समझ में तो आ गया कि जैसे
किसी व्यक्ति के बिहेवियर से हमें पता चला कि इसके अंदर ईगो है या इसके अंदर अहंकार डेवलप हो चुका है, जन्म ले चुका है। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से ना कैसे बचा जाए। मान लो वो हमारे हरदम के काम में शामिल है, तो हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं हमें अपने व्यवहार को बहुत संतुलित रखने की जरूरत है, क्योंकि जरा सा भी डिस्टरबेंस हुआ तो वो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ईगो है, अगर ईगो हर्ट हुई तो भी, ईगो सेटिस्फाई नहीं हुई तो भी वो आपको कहीं ना कहीं कसूरवार ठहराएगा। तो बड़ा बैलेंसिंग व्यवहार उनके साथ में जरूरी होता है। दूसरी बात ये आती है कि इनका जो व्यवहार है ना, वो दिन ब दिन, और केवल अहंकार है ये एक चीज है, लेकिन जो व्यवहार है ना, वो आप देखोगे दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। यानी किसी के प्रति कृतज्ञता ना होना, या एक थैंक यू वाली भावना ना होना, मीन सब कुछ बस मैं हूं, जो हूं मैं हूं, और अगर मेरे मुंह से गलत भी निकल गया तो वही सत्य है या वही सब कुछ है, वो करना ही करना है। यानी एक जो लेवल है ना, वो दिन पे दिन बढ़ता जाता है, कभी भी ये अपने आप नहीं घटता। आपने अगर सुना हो, रामायण सबने देखी है, रावण को हर कोई जानता है। देखा जाए तो रावण कितने ज्ञानी थे। सब कहते हैं कि वो महाज्ञानी की संज्ञा दी गई है, कि वो सारे शास्त्रों के ज्ञाता, मतलब सब कुछ ज्ञान उनके पास था, है ना। लेकिन कमी क्या थी? केवल अहंकार आ गया था, यानी घमंड उनके अंदर डेवलप हुआ, और एक उस अहंकार यानी एक कमी ने उनकी पूरी जो नॉलेज थी, यानी कि जो उनके पास ज्ञान था, उस सब का सर्वनाश कर दिया। और रिजल्ट सबको पता है, और इसीलिए आज भी संज्ञा दी जाती है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा। पूरी लंका का नाश हो गया, पूरी जो उनकी प्रजा थी, उनके सारे जो बेटे पोते, मतलब वो सारे, उनकी जो जनरेशन थी वो सब खत्म हो गई, परिवार के परिवार खत्म हो गए, पूरी लंका का नाश हो गया। सबको पता है, केवल कौन बचा था? विभीषण जी बचे थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अहंकार नहीं था। उन्होंने गलत बात को गलत समझाने की भी कोशिश की, या ये कहूं इस मामले में ना, कुंभकर्ण ने भी रावण को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण ने नहीं सुनी। और लास्ट क्या हुआ कि तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है? उन्होंने कहा हाँ, मैं भाई हूं तो मैं भाई का फर्ज निभाऊंगा। मतलब फर्ज अपनी जगह है, लेकिन अहंकार अपनी जगह है। लेकिन एक व्यक्ति के अहंकार ने क्या किया? पूरी लंका का सर्वनाश कर दिया। तो इसकी गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि अगर उन्होंने किसी की सुन ली होती, यानी वाइफ की नहीं सुनी, बेटे की नहीं सुनी, भाई की नहीं सुनी, मतलब किसी की भी नहीं सुनी, क्योंकि जब असली बात क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो विनाश काल में बुद्धि विपरीत तरीके से काम करती है, ये तो है, लेकिन जो अहंकार है ना, उस व्यक्ति को खुद को ये नहीं पता होता कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो अहंकार के वशीभूत होके कर रहा हूँ या नॉर्मल कर रहा हूँ। उसे लगता है मैंने जो किया है वो सही किया है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, और मैं जो करूंगा वो सही करूंगा। यानी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने बारे में, वो गलत, या एक तरह से अगर कहें कि क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा सकते अपने किए हुए काम पे। तो उनका क्या मानना है? मैं ही सब कुछ हूं, मैंने जो कर दिया वो सही है, उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। किसी को ये अधिकार नहीं है कि मेरे काम पे कोई उंगली उठाए। तो अब बात आती है कि जब अहंकार इतना ही खतरनाक विचार है, क्योंकि ये विचार मात्र तो है भाई, इसका कुछ है नहीं, ये केवल एक विचार है। तो जब अहंकार इतना खतरनाक या इतना नुकसानदायक विचार है, तो इसे अडॉप्ट ही क्यों करते हैं? अब ये चीज ना कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता मैं अहंकार पालूं, लेकिन ये ना अपने जो जन्म से लेके या उसके बाद के जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहते हैं, उनके आधार पे कहीं ना कहीं ये स्वयं बनता चला जाता है, यानी व्यक्ति के अंदर डेवलप होता चला जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। अब अगर ये बात करें कि अगर अहंकार ऐसा है या अहंकार इतना खतरनाक है, तो सबसे जरूरी चीज है इस पे ना कंट्रोल होना चाहिए। अब कंट्रोल कैसे होगा? आपको याद हो, अगर पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल की अगर हम बात करें, तो गुरुकुल में क्या शिक्षा पद्धति थी
कि अगर राजकुमार भी है तो भी वो क्या करता था, वो गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करता था। कैसे वस्त्र पहनता था? वैसे ही वस्त्र पहनता था जैसे सब लोग पहनते थे। मीन्स राजकुमार में या जो प्रजा वहां पे शिक्षा ग्रहण कर रही है उसमें कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता था। अगर उनकी पद्धति की बात करें तो शिक्षा तो ग्रहण कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनसे भिक्षा भी मंगवाई जाती थी। और भिक्षा मांगना आप समझ रहे हैं, अगर किसी से मतलब आज के जमाने में कोई बच्चा अपने माँ बाप से कुछ मांगना नहीं चाहता, उन्हें लगता है कि ये तो मेरी इंसल्ट हो गई, उन्हें खुद देना चाहिए। मीन्स वो ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि मैं क्यों मांगू, उन्हें खुद देना चाहिए। जैसे अभी पॉकेट मनी का नया सिस्टम चल गया है, पहले नहीं होती थी पॉकेट मनी, किसी को दी ही नहीं जाती थी। क्या होता था कि जब कोई भी काम है तो वो कहेंगे कि मम्मी मुझे ये चाहिए या पापा मुझे ये चाहिए। लेकिन अब क्या है, क्योंकि मांगने से ना अपनी ईगो हर्ट होती है, या उन्हें ऐसा लगता है या माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि अगर ये मांगेगा तो इसे शर्म आएगी, जबकि माँ बाप से मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जब गुरुकुल में ये सिखाया जाता था कि आप भिक्षा मांग के लाइए, यानी जब हम किसी से भी भिक्षा मांगते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे आप विनम्र बनते हैं। और विनम्रता सबसे इंपॉर्टेंट गुण है, क्योंकि अगर आप विनम्र रहेंगे तो अहंकार तो आपके अंदर आएगा ही नहीं। ऐसे ही कई बार शादी वाले समारोह में भी आपको देखने को मिलता है कि जो दूल्हा होता है, दूल्हे को मतलब शादी की रस्मों में ही एक रस्म होती है जब वो भिक्षा मांगता है, तो यानी उस टाइम पे भी उसे ये एहसास कराया जाता है कि मतलब भिक्षा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी भिक्षा लेना, मांगना या लेना, पहले वो मांगेगा तभी तो उसे मिलेगी। तो भिक्षा मांगना, मांगने से यानी आप छोटे नहीं हो रहे। मेन सेंस क्या था कि आपको वो फीलिंग ना आए कि आप छोटा महसूस कर रहे हैं, आपको एक नॉर्मल बिहेवियर में आ जाए कि हम किसी से कुछ मांग रहे हैं, वो हमें दे रहा है तो वो बड़ा है। उपकार वाली भावना आए और आपके अंदर विनम्रता आए, जिसे अभी कहते हैं ना डाउन टू अर्थ, है ना। तो यानी जमीन से जुड़े रहना, अपनी धरती से जुड़े रहना, वो वाली फीलिंग आपके अंदर डेवलप हो। इसीलिए गुरुकुल में ये पद्धति थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि परिवारों में पहली बात तो संयुक्त परिवार की जगह एकांकी परिवार बनते चले गए। और अगर आप समझोगे ना तो जब तक संयुक्त परिवार थे, यानी संयुक्त परिवार समझते हैं कि जिसमें दादा दादी भी हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके बच्चे या बुआ फूफा भी कई बार, तो यानी जब हमारे पास में केवल हम नहीं, हमारे जैसे और भी लोग हैं, या जैसे हमारे मम्मी पापा हैं उनके समतुल्य क्या हो गए, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, यानी सबको आदर भाव से भी बात करनी है। तो वहां पे ना बहुत सारे संस्कार ऑटोमेटिक आ जाते थे। कैसे आ रहे हैं भाई, आपने अगर कोई भी इतना सा भी गलत काम किया तो कहीं ना कहीं अगर आपके मम्मी पापा नहीं देख रहे तो आपको दादा दादी टोकेंगे, ताऊ ताई टोकेंगे, चाचा चाची, यानी कि उस परिवार में इतना बड़ा परिवार होता था कि उस परिवार में आपकी कोई भी गलती छिपेगी ही नहीं, यानी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई देख ही लेगा। इवन आप बाहर भी करके आए हो तो भी घर में पता चल जाएगा। अब होता क्या है, केवल मम्मी पापा और बच्चे घर में केवल यही है। उसमें भी क्या हो रहा है कि मम्मी पापा ज्यादातर दोनों वर्किंग हैं, उन्हें क्या है, उन्हें टाइम ही नहीं है अपने बच्चे से बात करने का, या उसके अंदर कौन से गुण डेवलप हो रहे हैं, कौन से डेवलप नहीं हो रहे हैं, या कौन से डेवलप करने हैं, उन्हें इन चीजों के लिए टाइम ही नहीं है। या अगर मेट्रो सिटीज में देखा जाए, उन्हें अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, उन्हें किसी और के सहारे छोड़ रहे हैं, यानी अपने परिवार के सहारे नहीं। देखो हर एक परिवार के ना अपने संस्कार होते हैं, और कोई भी बड़ा, यानी जैसे हम कहते हैं ना दादा दादी या ताऊ ताई, कोई भी बड़ा ये नहीं चाहेगा कि हमारे परिवार का बच्चा बिगड़े। वो अब कंडीशन क्योंकि चेंज हो रही है, सब अलग अलग हो रहे हैं, तो ये भावना भी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि जब हम अलग हुए, यानी सेपरेट परिवार हो गए, एकांकी परिवार हो गए, तो वहां पे ना अहंकार ने भी और ज्यादा जन्म लेना शुरू कर दिया। कैसे कि भाई मैं क्यों इनके साथ रहूं, मैं क्यों इनके साथ रहूं, मैं क्यों एडजस्ट करूं, मुझे मतलब सब मिलके अगर काम कर रहे थे, सब मिलके अगर खा रहे थे, पी रहे थे, आराम से रहते थे, तो जब एक व्यक्ति में है माया, तो फिर धीरे 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 उसने जब अहंकारी रूप दिखाया
तो कहते ना फिर दूसरे को परेशानी होगी, तीसरे को परेशानी होगी। तो धीरे धीरे जो हमारे भारतीय की जो एक व्यवस्था थी ना संयुक्त परिवार की, वो हमारी टूटती चली गई। दूसरा, जो नौकरी और ये सब बाहर होने लगी तो वो अपने परिवार को लेकर शिफ्ट हो गए। मीन्स जब हम किसी के प्रति जिम्मेदारी या ये वाला जो भाव होता है ना कि जिम्मेदारी निभाने वाला, वही हमारा छूटता चला गया। तो बच्चे जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उन्हें ना नहीं बोला जाता। अगर आपको याद हो या जो थोड़ी एज के होंगे उन्हें याद होगा, उन्हें कितनी बार अपनी पसंद की कोई भी चीज तुरंत कहते ही मिल जाती थी। मेरे हिसाब से तो नहीं, उन्हें ना सुनने की आदत थी कि नहीं अभी ये नहीं है, बाद में। मीन्स संसाधन होने के बावजूद भी उन्हें तुरंत चीजें तुरंत नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? कि ये देखा जाता था कि उसमें कितनी पावर है। किस चीज की पावर चेक की जा रही है? कि वो कितने टाइम तक एडजस्ट कर पाएगा या कितना वो समझ पाएगा इन चीजों को कि ये चीज अभी नहीं है तो मुझे कैसे और कब मिलेगी। मीन्स उससे क्या हो रहा था कि उसकी जो सहन शक्ति थी वो बढ़ रही थी, है ना सुन रहे हैं क्योंकि बार बार। और पहले टाइम में तो कभी पिटाई हो गई, कभी कुछ हो गया, यानी कि ऐसी कंडीशन आती थी कि जरा सी गलती पे कभी पापा ने पीट दिया, कभी मम्मी ने पीटा, कभी कुछ, ये सारी चीजें चलती थी। मीन्स आपकी कोई भी बात ऐसा नहीं कि तुरंत पूरी हो जाएगी और आपको डांटनी पड़ेगी, यानी डांट तो पड़ना निश्चित था अगर गलती हुई है। दूसरे कोई भी डिमांड कर रही है तो डिमांड तुरंत पूरी नहीं होगी। उससे क्या था, जब संयुक्त परिवार में थे ये चीजें होती थी तो ना सुनने की आदत थी। अब क्या हुआ, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा, अब वो जैसे ही डिमांड करते हैं ना, डिमांड करने से पहले वो डिमांड रेडी होती है, या पॉकेट मनी इतनी मिल रही है कि कैसे भी आप खर्च करो, आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो अच्छी चीज है, अपने बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए। लेकिन उससे क्या हुआ, जब बच्चे ने जैसे ही डिमांड की तुरंत उसे चीज मिली। मतलब बचपन से लेके जवानी तक उसने जब जब जो जो चीजें की डिमांड की, माँ बाप ने कैसे भी करके दिया, लेकिन उसे दिया, उसे कभी ना नहीं बोला। तो क्या होता है कि उसे ना सुनने की आदत नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को अगर बाहर निकल के कहीं ना सुनना पड़ जाए, या उसकी मनमर्जी का काम ना हो, या जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए वो गया वो जॉब उसे ना मिले, या वो किसी को प्रपोज कर रहा है उसे एक्सेप्टेंस ना मिले, मीन्स कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें उसकी इच्छा पूरी ना होकर इच्छा के विरुद्ध ना वर्ड सुनने को मिलता है, तो वो क्योंकि उसमें सहन शक्ति है नहीं, ना सुनना उसने कभी सीखा नहीं, तो क्या होगा, वो एकदम से फ्रस्ट्रेट होता है। और फ्रस्ट्रेट जब होगा ना तो वो कौन सा कदम उठाएगा आप खुद समझ सकते हैं। यानी वो सुसाइड वाले केस भी हो सकते हैं, वो घर छोड़ के भाग जाने वाले केस भी होते हैं, या और भी कितने ऐसे केस हैं कि अच्छा मतलब वो धमकी वाली चीज, या ये कहें कि अच्छा मैं तो मर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, यानी इमोशनल ड्रामा, पता नहीं कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ना से शुरू होती हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप बच्चे को बड़ा कर रहे हो तो उसे ना, ठीक है आप उसकी इच्छा पूरी करो, लेकिन तुरंत पूरी मत करो। उसे क्या बोलो, उसे थोड़ा सा चीजों को समझाने की कोशिश करो, उसे थोड़ा सा रियलाइज कराने की कोशिश करो कि अभी ये पॉसिबल नहीं है, हाँ कुछ टाइम बाद हो जाएगा। यानी उसे वेट करने की आदत डालो। वेट करना मतलब जब वो किसी भी चीज को पाने के लिए इंतजार करना सीखेगा ना, तो इंतजार से सहन शक्ति बढ़ रही है। और अगर उसने इंतजार करना सीख लिया तो यानी वो जिंदगी में सबसे सफल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि ज्यादातर चीजों में ना, या ये कहें जब हम घर में हैं हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन जब हम घर के बाहर निकलते हैं ना तो समाज का जो एक कटु रूप है वो हमें देखने को मिलता है, जो कि हम सहन नहीं कर पाते। हमें लगता है समाज हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसे हमारे मम्मी पापा करते हैं, जैसे हमारे भाई बहन करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो समाज का एक आईना दिखाना उन्हें बहुत जरूरी होता है, और तभी उनमें जाके सहन शक्ति डेवलप होगी। तभी उनमें जाके एक चीज और है, जब इंतजार करेंगे सहन शक्ति बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जैसे अगर मैं कहूं कि जितनी ठोकरें खाते हैं उतना ही ज्यादा इंसान सीखता है।
किसी बच्चे को आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में रखो, मींस प्रोटेक्शन इन द सेंस कि कहीं भी कुछ जा रहा है, आप आगे से आगे उसके सारे काम कर रहे हो। अच्छा, उसे एडमिशन लेना है, आपने जाके सारा काम कर रहे हो। उसे पता ही नहीं पेपर फॉर्मेलिटी कैसे होनी है, ये काम पर्टिकुलर कैसे होना है, एडमिशन कराने में, एग्जाम में, सब हर चीज मतलब उन्हें ऐसे लगता है ना रेडी टू ईट, है ना, या रेडीमेड बनी बनाई उसे मिल गई है। तो इतना भी उसे प्रोटेक्ट करके मत रखिए, उसे ना चीजों को समझने का मौका दीजिए। जब वो चीजों को समझेगा, समाज को समझेगा, उस प्रोसेस को समझेगा, यानी कोई भी प्रोसेस है उसे इजी प्रोसेस मत सिखाइए। मींस कई बार क्या होता है, हमारी जान पहचान है तो हमने क्या किया, उसे इजी प्रोसेस में ले जाते हैं। तो इजी नहीं, जो उनका नॉर्मल प्रोसेस है उसे फॉलो करने दीजिए, उसे समझ में आना चाहिए। मींस आप कोई स्पेशल नहीं है, आप में कोई स्पेशलिटी ऐसी नहीं है कि आपका काम तुरंत होना चाहिए। उस प्रोसेस को फॉलो करना सीखना होगा, और अगर प्रोसेस को फॉलो करता है, आप बेशक किसी भी अधिकारी पद पे हैं या किसी भी पद पे हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस को फॉलो करेगा ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो बिहेवियर है वो वास्तव में बढ़िया बैठेगा। अगर आप हर जगह अपनी पहचान का फायदा उठाते रहेंगे, उसका कोई भी प्रोसेस वो खुद फॉलो नहीं करेगा, तो उसमें अहम डेवलप होगा ही। और इसकी जिम्मेदारी या इसका जो मेन कारण है वो केवल बच्चा नहीं होगा। वो कौन होगा? वो उसके माँ बाप भी जिम्मेदार होंगे। यानी जितना जिम्मेदार वो स्वयं अपने अहंकार के लिए या अपनी ईगो के लिए है, उससे भी ज्यादा कौन है? उसके माँ बाप हैं। क्योंकि उन्होंने समय रहते ये सोचा ही नहीं कि अगर हमारा ये बिहेवियर रहेगा इसके प्रति तो ये अहंकारी बन जाएगा, या जब हम इसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो इसका अहंकार अपने चरम पे पहुंच जाएगा। तो माँ बाप की भी ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उनके बच्चे में अहंकार ना पनपे। उसके लिए उन्हें टाइम टू टाइम अपने बच्चे को समझाना पड़ेगा, उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उसे टाइम टू टाइम गाइडलाइन देनी पड़ेगी। ये सबसे जरूरी चीज है। तो सबसे जरूरी चीज क्या है? देखो, जब परिवार अगर चाहे ना तो परिवार बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। और अगर कोई ये कहे हमें पता ही नहीं हमारा बच्चा कैसा है, तो मैं मान ही नहीं सकती। कहते ना, माँ को सब कुछ पता चल जाता है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, माँ को अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता होता है, अगर वो थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दे। अब जरूरी चीज है, या मैं ये कहूँ, मेरा ना सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप समय रहते अपने बच्चे को ध्यान दीजिए। बच्चा किस दिशा में जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम ना मशीन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो एक बच्चे को संस्कार मिलने चाहिए थे, एक बच्चे को समय रहते, जैसे कहते ना, कुम्हार का उदाहरण सबने सुना है। मिट्टी को जब कुम्हार कोई शेप देता है, अगर वो शेप जिस टाइम पे दे रहा है, यानी जिस टाइम वो काम हो रहा है, वो काम चल रहा है प्रोसेस में, यानी वो चाक पे उस मिट्टी को कोई भी शेप दे सकता है। लेकिन शेप देने के बाद में उसने उसे पका दिया, अब वो सोचे कि ये शेप मेरे मनचाही नहीं है, फिर उसका क्या इलाज है कोई? मेरे हिसाब से तो नहीं है। या तो उसे तोड़ा ही जाएगा, है ना, शेप अगर मनचाही नहीं है तो या तो उसे तोड़ा ही जाएगा, या फिर जैसी बन गई है उसे ऐसे ही यूज कर लो। मींस अगर मनचाही शेप चाहिए, ऐसा नहीं है आजकल सारे बच्चे ही खराब हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो इतनी कम उम्र में रामायण, महाभारत, गीता, पता नहीं क्या क्या उन्हें याद है। कैसे? क्योंकि उनके जो माता पिता है ना, वो स्टार्टिंग से लेके उन्हें ये समझाते हुए चल रहे हैं। और एक चीज सबसे जरूरी मैं ये कहना चाहूंगी कि हम ना ये कह के एक तरह से पल्ला झाड़ते हैं कि बेटा ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। भाई हमने तो अपने बच्चे को नॉलेज दी है। एक बात बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं बेटा गाली देना गलत बात है, गाली मत दो, बेटा झूठ बोलना गलत बात है, झूठ मत बोलो, लेकिन आप बात बात पे खुद झूठ बोल रहे हो, बात बात पे आपके मुंह से गाली निकलती है, तो बच्चा क्या सीखेगा? आप जो बोलते हो ना, आप जो भाषण देते हो, उसका इफेक्ट उस बच्चे पे बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पता किस चीज का इफेक्ट पड़ेगा? आप जो बिहेवियर में है, यानी बच्चा क्या सीख रहा है? बच्चा हमेशा कॉपी करता, इमिटेट करता है लोगों को।
कैसे इमिटेट करेगा, यानी कॉपी कैसे कर रहा है? आप जो चीज बोलोगे वो उसे ही बोलने की कोशिश करेगा। आप जो बिहेवियर कर रहे हो, आपने उसे भाषण दिया कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, और आप दूसरे के सामने, यानी बच्चे को पता है कि ये बात झूठ है, आप वही बात बोल रहे हो, और कई बार प्रूफ के लिए बच्चे से भी बुलवा रहे हो, हाँ ऐसे बोल देना। तो ये क्या है, यानी उसके दिमाग में एक क्लियर इमेज बनी ही नहीं कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि बोलने के लिए तो कि सच बोलो, झूठ मत बोलो, यानी वो भी क्या करेगा, भाषण में तो यही वर्ड यूज करेगा। बट उसने क्या देखा है, उसने क्या सीखा है, क्योंकि वो देख के सीखता है, कॉपी कर रहा चीजों की। तो जब उसने ये देखा कि मम्मी या पापा या जिसने भी उसे कहा है वो बात बात पे झूठ बोल रहा है, वो सच बोलता ही नहीं है, तो उसके दिमाग में ना एक जो इमेज बनेगी वो नकारात्मक बनेगी, वो उसी चीज को फॉलो करेगा। दूसरे, आपने कहा गाली, मैंने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि गाली ना बड़ी कॉमन चीज है ना। ज्यादातर मैं देखती हूँ कि बच्चों के मुंह से जब निकलती है ना तो बड़ा ये भी चलता है, अरे हाँ इसके मुंह से बड़ी अच्छी लगती है, चलो इसे दे दो, अपने चाचा को दो, अपनी मम्मी को दो, यानी कोई ना कोई बैठ के उसकी सराहना कर रहा है और उससे बुलवा रहा है। फिर जब वो कई साल तक कंटिन्यू देते देते वो परिपक्व हो जाएगा, यानी वो पक जाएगा, तब कहा जाएगा गाली देना गलत बात है, गाली दोगे तो पिटोगे, क्या गाली तो देनी नहीं चाहिए। अब एक बात बताइए, जो बच्चा है जब वो सीख रहा था, जिस टाइम उसका प्रोसेस चल रहा था पकने का, है ना, जैसे कुम्हार ने पकाया, तो जब उसका पकने का प्रोसेस चल रहा था, सीखने का प्रोसेस चल रहा था, उस टाइम पे गाली बहुत अच्छी बात थी, इसे भी दो, इसे भी दो, इसे भी दो, जैसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं, है ना। अब क्या है, गाली गलत बात हो गई, तो वो हमेशा ये कंफ्यूज रहेगा एक्चुअल में है क्या, ये गलत चीज है या अच्छी चीज है। अभी तक तो मुझे बड़ा इनाम मिलता था कि हाँ भाई इसने जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया, अच्छा ये वाली गाली दे के दिखाना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो काम कहते हो ना वो काम करिए भी, ठीक है। अगर कोई गलती है भी तो उसे ना बच्चे के सामने एक्सेप्ट भी करिए कि हाँ बाई चांस मुझसे ये गलती हो गई, बाकी ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए, या मैंने अपने बड़े को, हम कहते हैं ना बड़ों का आदर करना चाहिए या ये करना चाहिए, यानी भाषण तो सब अच्छे अच्छे ही देते हैं और ये भी कहते हैं मैं अच्छा हूं, ठीक है। लेकिन बिहेवियर में अगर उसने देखा कि आप अपने बड़ों के साथ में मिसबिहेव करते हैं, तो ये यकीन मानिए आपके साथ भी वो कल को मिसबिहेव करेगा ही। बहुत कम परसेंट ऐसे चांसेस हैं कि वो आपके साथ मिसबिहेव ना करे, क्योंकि उसने क्या देखा है, आपको उस मिसबिहेव को करते हुए देखा है, जो आप दूसरों के साथ करते थे कल को वो आपके साथ करेगा। तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि पहली बात तो आप ना मशीन बनाना बंद करिए कि वो मशीन है कि जरा सा रोया तो फोन पकड़ा दिया, टीवी चला दिया या कोई वो चला दिया, यानी स्क्रीन टाइम उसका कम कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, मशीन डेवलप कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में ना सारा सिस्टम जो चल रहा है, उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो एक कहते हैं ना चिंतन वाली जो चीज है, बच्चे में बहुत दिमाग होता है लेकिन हम उसका यूज नहीं करने देते। आप खुद कंपेयर करके देख लेना, जो बच्चे, या आप खुद भी देख लीजिए, आप पहले जो कैलकुलेशन करते थे बिना कैलकुलेटर के, तो आपका जो माइंड था ना वो बड़ा शार्प था, कैसे करते थे, फटाफट फटाफट आपने कर दी। अब क्या है, जब से कैलकुलेटर या फोन के कैलकुलेटर में आप यूज कर रहे हैं, तो आजकल के बच्चे में क्या हो रहा है, वही डेवलप हो रहा है। अगर आप छोटी से छोटी कैलकुलेशन पूछ लीजिए, वो क्या कर रहा है, वो फोन का यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड काम ही नहीं कर रहा, यानी जितना आप ब्रेन को यूज करेंगे उतना ही वो शार्प होता है, ठीक है। नहीं तो क्या कहते हैं, उसमें जंग लग जाएगा। तो ऐसे ही बिहेवियर की बात है, ऐसे ही अहंकार की बात है। जितना ज्यादा आपको ये लगता है कि इसमें अहंकार है तो हमें दूर करने पे ध्यान देना पड़ेगा, वो सारी चीजें। अब हम अहंकार को दूर कैसे करेंगे, अब आप ये भी तो सोचेंगे ना कि आपने ये तो कह दिया कि अहंकार के लिए ये चीज और ये चीज, तो अहंकार को कैसे दूर किया जाएगा। चलिए इस पे आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। थैंक यू।